दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 153 खंड 4 खादी का जन्म भाग 1। बापू लिखते हैं, 1908 तक मैंने चरखा अथवा माघ देखा हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। तब भी हिंद स्वराज में मैंने चरखे से ही हिंदुस्तान का दारिद्र्य दूर होगा ऐसा विधान मैंने किया। जिस मार्ग से भुखमरी दूर होगी उसी से स्वराज्य भी मिलेगा। ये किसी के ध्यान में आने जैसी बात है। सन 1915 में जब मैं दक्षिण अफ्रीका से वापस आया तब भी चरखा देखने को नहीं मिला। आश्रम की स्थापना की, तब हथकरघा शुरू किया। उसे शुरू करते समय भी मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम सभी अनजान थे, इसलिए माघ मंगाया, तब भी उससे चलने वाला नहीं था। हम सभी लेखक और व्यापार जानने वाले इकट्ठे हो गए थे। हम में कारागिर ऐसा कोई भी नहीं था, इसलिए माघ मंगवाने के बाद भी बुनाई का काम सीखने की ज़रूरत थी। काठियावाड़ और पालनपुर में माघ मिला और एक सिखाने वाला भी आया। उसने अपनी सारी कला नहीं सिखाई, पर मगनलाल गांधी एक बार हाथ में लिया हुआ काम छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारागिरी का हुनर था, इसलिए उन्होंने बुनाई की कला पूरी तरह से सीख ली और आश्रम में एक के बाद एक बुनकर तैयार हो गए। हमें अपने कपड़े खुद तैयार करके पहनने थे और इसलिए अब मिल के कपड़े खरीदने और इस्तेमाल करने बंद कर दिए और देशी मिल के सूत से हथकरघा पर बने हुए कपड़े प्रयोग में लाने का निश्चय किया। इससे हमें बहुत सीखने को मिला। हिंदुस्तान में बुनकरों का रहन सहन, उनके काम का बोझा, सूत मिल में आने वाली कठिनाइयाँ और उसमें उनके साथ होने वाला धोखा और अंत में इस सब के कारण उन पर होने वाले कर्ज का बोझा, इस सभी की जानकारी मिली। हमें लगने वाले कपड़े शीघ्र बुन लेते ऐसा नहीं था, इसलिए बाहर के बुनकरों से हमें उतने कपड़े बुनवा कर लेने पड़ते थे, क्योंकि देशी मिलों के सूत से बुनकरों के द्वारा बुने हुए कपड़े कभी भी मिल सकें ऐसी सुविधा नहीं थी। बुनकर सभी विलायती सूत के ही कपड़े बुनते थे, क्योंकि देशी मिलों में बारीक सूत नहीं निकलता था। अब भी बारीक सूत थोड़ा ही निकलता है और बहुत बारीक निकलता ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से कुछ बुनकर देने के लिए तैयार हुए। देशी सूत का कपड़ा जब निकलेगा तब उसे खरीदने का वचन आश्रम की तरफ से उनको देना पड़ा और इस तरह से कपड़ा बुनवा कर हम पहनने लगे और मित्रों में भी इसका प्रचार किया और सूत काटने वाले मिलों के हम बिन पगारी एजेंट बन गए। मिलों से जैसे जैसे संपर्क बढ़ा वैसे वैसे उनकी व्यवस्था और असहाय स्थिति के बारे में भी जानकारी मिली। खुद काता हुआ सूत खुद बुनने का उद्देश्य हमें समझा। वो खुद होकर हथकरघा के उपयोग में नहीं पड़ते थे, इसका उनके पास कोई इलाज नहीं था। ये सब देखने के बाद हम हाथ से सूत काटने के लिए अधीर हो गए। जब तक हम हाथ से सूत नहीं काटते थे तब तक हमारी पराधीनता थी, ऐसा हमें लगता था। मिलों के एजेंट बनकर हम कोई देश सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं था। पर चरखा कहीं मिल नहीं रहा था और उसे चलाने वाला भी नहीं मिल रहा था। कुछ समय चरखे हमारे पास थे, पर उनसे सूत काता जा सकता था। कुछ चरखे हमारे पास थे, पर उनसे सूत
काता जा सकता था उसकी कल्पना नहीं थी। कालिदास वकील एक बार एक महिला को ढूंढ कर लाए और वो सूत काट कर सिखाएगी ऐसा कहा। एक कुशल आश्रमवासी को उसके पास सूत काटने की कला सीखने को भेजा, पर उससे कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते जा रहे थे और मैं बहुत अधीर हो गया था। मालूमात देने वाले जो भी आश्रम में आते थे मैं उनसे पूछताछ करता था, पर सूत काटने की कला स्त्रियों के पास थी, इसलिए सूत काटने वाली किसी स्त्री का शोध भी किसी स्त्री को ही लगना था। सन 1917 में गुजराती बंधु मुझे भड़ोस शिक्षा परिषद में खींच कर ले गए। वहाँ मुझे साहसी स्वभाव की गंगाबेन मिली। वो विधवा थी और इनकी शिक्षा थोड़ी ही थी, पर हिम्मत बहुत थी। हिम्मत सुशिक्षित स्त्रियों से भी ज़्यादा थी। वो अस्पृश्यता नहीं मानती थी और निसंकोच अंत्यजों के साथ मिलकर उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसे थे, पर उनकी खुद की आवश्यकताएं बहुत कम थी और वो शरीर से स्वस्थ थी और उनको कहीं भी अकेले जाने में संकोच नहीं लगता था। घुड़सवारी में मैं बहुत होशियार थी। इनसे मैंने मेरा परिचय गोधरा परिषद में किया। मैंने मेरी मनोव्यथा उनको बताई और दमयंती जिस प्रकार राजा नल के पीछे भटकती रही, उसी प्रकार चरखे की खोज करने की जिम्मेदारी लेकर भ्रमण करने का काम करने की जिम्मेदारी लेकर गंगाबेन ने मेरे सिर का बोझ कम किया। और अब अगले भाग में